हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। तो अब जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये जो स्कीम है वो स्पेशली सीनियर सिटीजन लोगों के लिए गवर्नमेंट के द्वारा डिज़ाइन की गई है। यानी कि ऐसे सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा है वो इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यदि आपके द्वारा इस स्कीम में अगर इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो आप ये अकाउंट जो है वो पोस्ट ऑफिस में भी ओपन करा सकते हैं, और आप यदि चाहते हैं तो किसी बैंक में जाके भी आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि यदि आपके द्वारा इस स्कीम में यदि कोई पैसा इन्वेस्ट किया जाता है तो आपको किस रेट से इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, साथ ही आप कितने टाइम पीरियड के बाद में से इस स्कीम में से पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, और साथ ही कौन कौन से ऐसे टैक्स बेनिफिट है जो कि आपको इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने से गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। टैक्स बेनिफिट फॉर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27। तो अब यदि आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 25-26 में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो वहाँ पे आपको कई सारे टैक्स बेनिफिट है जो कि प्रोवाइड किए जाते हैं। तो उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है वो क्या होती है। तो अब आपकी जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम होती है वो आपकी पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम का ही एक पार्ट होती है, जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा है उनको आफ्टर रिटायरमेंट ये बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है कि यदि उनके द्वारा इस स्कीम में अगर कोई पैसा इन्वेस्ट किया जाता है तो वो पैसा उनका सेफ रहता है, साथ ही उनको फिक्स रेट से इंटरेस्ट भी प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरीके से इस स्कीम में आप जो अकाउंट है वो पोस्ट ऑफिस में जाके भी ओपन करा सकते हैं, या फिर आप किसी भी ऑथराइज्ड बैंक में जाके भी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। नेक्स्ट है हु इज़ एलिजिबल फॉर दी स्कीम। तो अब सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन पर्सन एलिजिबल है। तो फर्स्ट है यदि कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसकी एज 60 साल से ज़्यादा है तो वो इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। साथ ही यदि कोई रिटायर्ड सिविलियन एम्प्लॉय है जिसकी एज 55 साल से ज़्यादा है लेकिन 60 साल से कम है, या फिर कोई रिटायर्ड डिफेंस एम्प्लॉय है जिसकी एज 50 साल से ज़्यादा है लेकिन 60 साल से कम है, तो ये पर्सन भी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अकाउंट कैन बी ओपन्ड इन एन इंडिविजुअल कैपेसिटी और जॉइंटली विथ स्पाउस ओनली। तो अब यदि आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी करा सकते हैं, और यदि आप जॉइंटली कराना चाहते हैं तो आप स्पाउस के साथ करवा सकते हैं। नेक्स्ट है यदि कोई नॉन रेजिडेंट इंडियन है या फिर जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी कि वो इस स्कीम में अकाउंट ओपन नहीं करा सकते हैं। एंड लास्ट है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में यदि आपके द्वारा अकाउंट ओपन कराया जाता है तो उस केस में आपको 31 मार्च 2023 के बाद में पैन नंबर और आधार नंबर देना मैंडेटरी है। नेक्स्ट है की फीचर्स ऑफ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो अब यदि आपके द्वारा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में यदि कोई इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उस केस में आपको कुछ पॉइंट है जो कि ज़रूर पता होने चाहिए। तो फर्स्ट है इंटरेस्ट रेट। तो अब सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो आपके द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो यहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट रेट करंटली प्रोवाइड किया जाता है वो है 8.2%, और ये इंटरेस्ट जो है वो आपको क्वार्टरली बेसिस पर प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट लिमिट। तो अब यदि आपके द्वारा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अकाउंट ओपन कराया जाता है तो आप मिनिमम 1000 रुपये डिपॉजिट करा सकते हैं, और मैक्सिमम आप इसमें 30 लाख रुपये पर पर्सन डिपॉजिट करा सकता है। लेकिन यदि मान लो एक पर्सन के एक से ज़्यादा अगर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अकाउंट ओपन करा रखे हैं तो उस केस में सारे अकाउंट को मिला के लिमिट जो है वो 30 लाख कंसिडर की जाएगी। नेक्स्ट है मैच्योरिटी पीरियड। तो अब यदि आपके द्वारा इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो इसका मैच्योरिटी पीरियड 5 ईयर्स है, और यदि आप चाहते हैं तो फर्दर 3 साल के लिए इसे और एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है टैक्स बेनिफिट। तो अब यदि आपके द्वारा इस स्कीम में यदि इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उस केस में आप पर फाइनेंशियल ईयर ATC में 1,50,000 रुपये की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट इनकम प्रोवाइड की जाती है वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में टैक्सेबल होती है। नेक्स्ट है प्री मैच्योर क्लोजर। तो अब यदि आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो अकाउंट ओपन कराते हैं यदि उसको प्री मैच्योर क्लोज कराना चाहते हैं तो आप 1 साल के बाद ही करा सकते हैं, और साथ ही आपको पेनल्टी का भी पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है एक्सटेंशन। द अकाउंट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अनदर 3 ईयर आफ्टर द इनिशियल 5 ईयर मैच्योरिटी पीरियड, यानी कि इसमें अकाउंट ओपन कराने के बाद यदि आपके 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो उस केस में आप फर्दर 3 साल के लिए इसे और एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिपॉजिट ऑप्शन। तो
तो अब आपके द्वारा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो अमाउंट डिपॉजिट की जाती है वो 1 लाख रुपए तक आप कैश में कर सकते हैं, लेकिन यदि अमाउंट 1 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उस केस में आप चेक के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है नॉमिनी। तो अब यदि आपके द्वारा इस स्कीम में अकाउंट ओपन कराया जाता है तो अकाउंट ओपन कराते समय आप नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं, या फिर अकाउंट ओपन कराने के बाद भी आप किसी भी टाइम इसमें नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ एन अकाउंट। तो अब यदि मान लो आपके द्वारा इस स्कीम में यदि अकाउंट ओपन कराया जाता है, अब यदि मान लो आपने पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन कराया है, लेकिन यदि आप इसे बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, या फिर मान लो आपने बैंक में ओपन कराया है और आप इसे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आप इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। साथ ही आप अपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट को इंडिया में कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अकाउंट ओपन कराने से पहले इन रूल्स के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट है टैक्स बेनिफिट अंडर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो अब यदि आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 25-26 में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में यदि कोई इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो वहाँ पे आपको कई सारे टैक्स बेनिफिट भी प्रोवाइड किए जाते हैं। फर्स्ट है सेक्शन 80C। तो अब यदि मान लो आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 25-26 में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उस केस में आप सेक्शन 80C में 1,50,000 रुपये तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो आपकी 1,50,000 रुपये की जो लिमिट कंसिडर की जाएगी वो आपकी कंबाइंड कंसिडर की जाएगी। यानी कि यदि आपके द्वारा एक से ज़्यादा स्कीम में यदि इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उस केस में कंबाइंड बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि यदि मान लो आपके द्वारा इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है, या पोस्ट ऑफिस की और भी कोई सेविंग स्कीम है जिसमें आपके द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, या आपके द्वारा कोई LIC ली जाती है, या आपके द्वारा कोई होम लोन लिया जाता है, तो इस तरीके से और भी कई सारी इन्वेस्टमेंट लिस्ट है जो कि 80C में दी गई है। तो उन सभी को मिला के सेक्शन 80C में आप मैक्सिमम 1,50,000 रुपये की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो अब यदि मान लो आपने ऑलरेडी कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उस केस में फिर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ITR फाइल करते हैं तो ही आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन यदि आप न्यू टैक्स रिजीम में ITR फाइल करते हैं तो आप ये बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 80TTB। तो अब यदि मान लो आपके द्वारा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है और वहाँ से अगर आपको कोई इंटरेस्ट इनकम रिसीव होती है, या फिर आपने FD करा रखी है या RD करा रखी है और वहाँ से कोई इंटरेस्ट इनकम रिसीव होती है, या फिर आपको कोई सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है जो कि रिसीव होता है, तो उस केस में अगर आपकी फाइनेंशियल ईयर 25-26 में जो इंटरेस्ट इनकम है वो 50,000 रुपये तक है तो सीनियर सिटीजन सेक्शन 80TTB में इसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यदि सीनियर सिटीजन के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 25-26 की ITR ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल की जाती है तो ही वो 50,000 रुपये की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, लेकिन यदि वो न्यू टैक्स रिजीम में अपनी ITR फाइल करते हैं तो उन्हें 80TTB में कोई भी डिडक्शन प्रोवाइड नहीं की जाती है। अब साथ ही सीनियर सिटीजन को एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि यदि मान लो उनके द्वारा ऑलरेडी कोई FD या RD करा रखी है और उस पर जो उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है वो यदि 50,000 रुपये से ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में सीनियर सिटीजन को जो सेविंग स्कीम से इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है उसकी वो सेक्शन 80TTB में डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। और साथ ही जो सिविलियन एम्प्लॉय है या जो डिफेंस एम्प्लॉय है उनको सेक्शन 80TTB में डिडक्शन प्रोवाइड नहीं की जाएगी क्योंकि उनकी एज जो है वो 60 साल से कम है। नेक्स्ट है TDS ऑन इंटरेस्ट। तो अब यदि मान लो कोई सीनियर सिटीजन है और उसके द्वारा यदि बैंक में या पोस्ट ऑफिस में या कोऑपरेटिव सोसाइटी में यदि कोई भी FD या RD कराई जाती है, या फिर किसी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है और वहाँ से यदि इंटरेस्ट इनकम रिसीव होती है, तो इस तरीके से एक फाइनेंशियल ईयर में यदि उसकी इंटरेस्ट इनकम सर्टेन लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में सीनियर सिटीजन की जो इंटरेस्ट इनकम है उस पर 10% से TDS डिडक्ट किया जाता है। तो अब आपके फाइनेंशियल ईयर 25-26 में इंटरेस्ट इनकम के संबंध में गवर्नमेंट के द्वारा TDS डिडक्ट करने की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको इंक्रीज़ कर दिया है। तो अब यदि कोई इंडिविजुअल है जिसकी एज 60 साल से कम है और यदि उसको फाइनेंशियल ईयर 25-26 में जो इंटरेस्ट इनकम प्रोवाइड की जाती है वो यदि 50,000 रुपये तक है, और यदि जो सीनियर सिटीजन है और उसकी फाइनेंशियल ईयर 25-26 की जो इनकम है वो यदि 1 लाख रुपये तक है तो उस केस में उनका कोई भी TDS डिडक्ट नहीं किया जाएगा।
नेक्स्ट बेनिफिट है सबमिट फॉर्म 15G एंड फॉर्म 15H। तो अब यदि मान लो कोई सीनियर सिटीज़न है और उसकी फाइनेंशियल ईयर 25-26 की जो इनकम है वो यदि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, यानी कि यदि उसके द्वारा ओल्ड टैक्स रिजीम में ITR फाइल की जाती है तो उसकी यदि टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक है, और यदि न्यू टैक्स रिजीम में ITR फाइल की जाती है तो उस केस में यदि उसकी टोटल इनकम 12 लाख रुपए तक है, और इस तरीके से उसकी 12 लाख रुपए की इनकम में अगर कोई भी स्पेशल कैटेगरी की इनकम नहीं है तो उस केस में सीनियर सिटीज़न क्या कर सकते हैं कि बैंक में 15H सबमिट कर सकते हैं, ताकि उसकी इंटरेस्ट इनकम पे कोई भी TDS बैंक के द्वारा डिडक्ट ना किया जाए। साथ ही जो अदर देन सीनियर सिटीज़न है, यदि उनके द्वारा ओल्ड टैक्स रिजीम में ITR फाइल की जाती है तो उस केस में उनकी इनकम यदि 2.5 लाख रुपए से कम है, और यदि न्यू टैक्स रिजीम में ITR फाइल की जाती है तो उस केस में यदि उनकी इनकम 4 लाख रुपए से कम है तो उस केस में वो बैंक में 15G सबमिट कर सकते हैं, ताकि उनकी इंटरेस्ट इनकम पे कोई भी TDS बैंक के द्वारा डिडक्ट ना किया जाए। नेक्स्ट है TDS डिडक्टेड एट लोअर रेट अंडर सेक्शन 197। तो अब यदि मान लो कोई इंडिविजुअल है जिसकी इनकम यदि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, या फिर उसकी जो इनकम है वो 5% के टैक्स स्लैब रेट में आती है, लेकिन उसकी जो इंटरेस्ट इनकम है उस पर हायर रेट यानी कि 10% से TDS डिडक्ट किया जाता है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल के पास ऑप्शन रहता है कि वो लोअर TDS सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि जो असेसिंग ऑफिसर होता है उसके द्वारा इंडिविजुअल की जो टोटल इनकम है वो चेक की जाती है कि पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में इंडिविजुअल की जो इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, तो उस केस में उसका लोअर रेट से TDS डिडक्ट किया जाए, या फिर उसकी इनकम पे कोई भी TDS डिडक्ट ना किया जाए। तो इस तरीके से यदि असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड हो जाता है तो फिर उसके द्वारा टैक्स पेयर को लोअर TDS सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। तो जब तक असेसिंग ऑफिसर के द्वारा इस सर्टिफिकेट को कैंसिल नहीं किया जाता है तब तक टैक्स पेयर की जो इनकम है उस पर लोअर रेट से या फिर उसकी इनकम पे कोई भी TDS डिडक्ट नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से टैक्स पेयर के पास 2 ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं कि या तो वो लोअर TDS सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर ले, या फिर वो बैंक में फॉर्म 15G और फॉर्म 15H सबमिट कर ले, ताकि उसकी इंटरेस्ट इनकम पे कोई भी TDS डिडक्ट ना किया जाए। तो इस तरीके से आप अपनी इनकम पे TDS डिडक्ट होने से बचा सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारे टैक्स बेनिफिट है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा सीनियर सिटीजन को प्रोवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट है प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट। तो अब यदि मान लो आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज करवाना चाहते हैं, यानी कि 5 साल से पहले ही यदि आप इस अकाउंट से पैसा विड्रॉल करना चाहते हैं, तो कुछ कंडीशन है जो कि आपको सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी। फर्स्ट है क्लोज्ड बिफोर 1 ईयर। तो अब यदि मान लो आप इस स्कीम से अकाउंट 1 साल कंप्लीट होने से पहले ही क्लोज करा देते हैं, तो उस केस में जो आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड किया गया है वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से रिकवर किया जाएगा। नेक्स्ट है क्लोज्ड आफ्टर 1 ईयर बट बिफोर 2 ईयर। तो अब यदि आपके द्वारा इस अकाउंट को 1 साल के बाद में लेकिन 2 साल के पहले यदि क्लोज करा दिया जाता है, तो उस केस में आपके द्वारा जितनी अमाउंट डिपॉजिट की जाती है उसका 1.5% आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से एज ए पेनल्टी डिडक्ट किया जाएगा। एंड लास्ट है क्लोज्ड आफ्टर 2 ईयर। तो अब यदि आपके द्वारा इस स्कीम में अकाउंट ओपन कराने के 2 साल के बाद में यदि आप इस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं, तो उस केस में आपके द्वारा जितनी अमाउंट डिपॉजिट की जाती है उसका 1% आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से एज ए पेनल्टी डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से यदि आप इस अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज कराते हैं तो आपको पेनल्टी का भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।